आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 10.4। उसमें सवाल नंबर 6 तक लगा हुआ था। सवाल नंबर 7 लगाते हैं। सवाल नंबर 7 कह रहा है, यदि सवाल नंबर 7 कह रहा है यदि ए, बी और सी ऐसे सदिशों की a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k हो और b1 i प्लस b2 j प्लस b3 k हो और c इज इक्वल टू c1 i प्लस c2 j प्लस c3 k हो, तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ये हमें सिद्ध करना है। आइए देखते हैं। तो पहले ए का मान दिया है, पहले बी प्लस सी निकाल लेते हैं। जब हम बी प्लस सी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी और प्लस सी इज इक्वल टू, जब बी प्लस सी निकालेंगे तो ये बी है और सी है, दोनों जुट रहे हैं, तो ये आई और आई, तो ये आ जाएगा b1 प्लस c1 आई प्लस ये जे है तो b2 प्लस c2 जे प्लस जे के है तो ये आ जाएगा b3 प्लस c3 के। तो ये हमारा मान निकल गया b प्लस सी का। वो मान निकाल लेते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर सी का। जब मान निकालेंगे a क्रॉस b का तो यहाँ लिख लेते हैं आई जे के। हमारा जो मान है वो आई, ए पहले लिखा है तो ए वाले का मान है a1 a2 a3। b प्लस सी का जो मान है वो है b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और ये हो जाएगा b3 प्लस c3। इनको हल करेंगे, जब इनको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा आई के साथ आई वाले को नहीं लिखना है तो ये आ जाएगा a2 b3 प्लस c3 माइनस, ये आई पे लिखेंगे तो ये वाला कॉलम्स और ये वाला रो नहीं लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a3 b2 प्लस c2 माइनस यहाँ जे होगा, जे के लिए जो मान होगा तो ये कॉलम्स और ये रो नहीं लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा a1 b3 प्लस c3 माइनस यहाँ आ जाएगा a3 b1 प्लस c1, बीच में फिर यहाँ प्लस होता है, जहाँ आ जाएगा k, यहाँ जब क्या आ जाएगा तो ये लिखेंगे a1 जी के लिए लिखा a1 b2 प्लस c2 b2 प्लस c2 माइनस b2 प्लस c2 माइनस आ जाएगा a1 b2 प्लस c2 माइनस a2 b1 प्लस c1। तो यहाँ से जब हम हल करेंगे इसको तो ये आई होगा
इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा A2B3 प्लस A2C3 माइनस अंदर गुणा होगा तो A3B2 माइनस A3C2 माइनस J के साथ करेंगे, इसका इसमें गुणा होगा तो A1B3 प्लस इसका इसमें करेंगे तो A1C3 माइनस ये आ जाएगा A3B1 माइनस A3C1 बीच में आ जाएगा, यहाँ है तो ये थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा K कैप, ये आ जाएगा गुणा करेंगे तो A1B2 प्लस A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1। जहाँ देख लेते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। A2B3 ये जो मान निकल गया, ये मान निकल गया, ये पूरा का पूरा जो मान निकल गया वो निकल गया वेक्टर A क्रॉस B प्लस C का, वेक्टर A क्रॉस B प्लस C का। तो जब वेक्टर A क्रॉस B प्लस C का जो मान है वो आ गया हमारे पास वेक्टर A क्रॉस B प्लस C का जो मान है I A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A2C3 ये सारे मान हमारे आ गए। ये जो मान निकल के आ गया वो आ गया वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस C का। अब हमें मान निकालना है वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर B क्रॉस C, वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर A क्रॉस C। तो ये मान निकाल लेते हैं। अब जब ये मान निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हम रफ कर दे रहे हैं। जब रफ कर दे रहे हैं तो हमारे पास जो मान निकलेगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर A का जो मान है वो है A1, ये I से क्या होगा, ये A1 A2 A3, B का मान B1 B2 B3। जब हम इसका मान निकालेंगे तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर यह आ जाएगा A2B3 माइनस A3B2 ये हो जाएगा I के साथ प्लस J के साथ होगा A1B3 माइनस A3B1 प्लस K के साथ हमारा जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, K के साथ मान हो जाएगा, K के साथ K वाला मान यहाँ लिख देते हैं। K के साथ जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, A1B2 माइनस A2B1। ये तो A क्रॉस B का मान निकल गया। अब A क्रॉस B का मान वो निकल गया। अब क्या करते हैं, A क्रॉस B का मान वहां से निकल गया। अब A क्रॉस C निकाल लेते हैं। जब A क्रॉस C निकालेंगे, A क्रॉस C बराबर ये I J क्या होगा, A का मान A1 A2 A3 है, C का मान C1 C2 और ये C3 है। अब जब A क्रॉस B निकाल रहे हैं, A क्रॉस C निकाल रहे हैं तो I के लिए
ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखेंगे, तो A2C3 माइनस A3C2 प्लस जे के लिए निकालेंगे। तो जब जे के लिए निकालेंगे तो कितना होगा, जे के लिए निकालेंगे तो A1C3 माइनस A3C1 ये माइनस ही ये माइनस होता है। उसके बाद जब फिर मान निकालेंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी मैंने प्लस कर दिया है जबकि ये माइनस होता है। अब यहाँ क्या करना है, फिर जब ये और यहाँ जब के लिखेंगे तो के की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी A1C2 माइनस A2C1 तो ये A क्रॉस B का मान मिल गया, सॉरी ये A क्रॉस C का मिल गया और ये A क्रॉस B का मान मिल गया। अब हमें लाना क्या है, इन दोनों को बराबर लाना था, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ A क्रॉस B और प्लस A क्रॉस C, तो कितना आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो ये भी I है और ये भी I है, तो I और I एक साथ बन जाएंगे। I और I जब एक साथ बनेंगे तो क्या होगा, I एक साथ बन जाएंगे, ये I बन जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसमें जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा A2C3 और ये भी है तो प्लस का A2B3, ये माइनस है तो माइनस का A3C2 और माइनस का A3B2। ये जो मान आ गया वो I का मान आ गया। यहाँ भी I का मान कितना है, यहाँ I का मान है A2B3 प्लस A2C3 माइनस A3B2 माइनस A3C2 तो ये माना गया I का, माइनस J लिखेंगे। जब J का मान लिखेंगे तो यहाँ J का मान है A1C3 यहाँ J का मान है प्लस A1B3 ये है माइनस A3C1 और यहाँ है माइनस A3B1। तो ये जो मान हमारा आ गया ये J का आ गया। A1B3 प्लस A1C3 माइनस A3B1 माइनस A3C1 फिर बीच में आ गया प्लस J लिख लेते हैं। जब J का मान लिखेंगे तो कितना होगा, J का मान लिखेंगे तो J का मान A1C3 बीच में प्लस हो जाएगा। J का मान है यहाँ A1B2 माइनस A3C1 और माइनस A2B1, ये J का मान मिल गया। तो अभी हम देख रहे हैं कि A क्रॉस B प्लस C का मान जितना आ रहा है उतना ही A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C हल करने पे आ रहा है। अतः लिख सकते हैं कि A क्रॉस B प्लस C इक्वल A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C होता है। ये हमारा सवाल नंबर 7 था। सवाल नंबर 7 थोड़ा कैलकुलेशन लंबा था तो स्टेप बाय स्टेप करिएगा, आपको आराम से आ जाएगा। ये सवाल नंबर 7 हो गया। सवाल नंबर 7 के बाद अब हम पढ़ लेते हैं अगला सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है।
चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 8 कह रहा है आपसे, यदि a बराबर 0 और b बराबर 0 तब a क्रॉस b बराबर 0 a क्रॉस b बराबर 0 a क्रॉस b बराबर 0 तो क्या विलोम सत्य है? अपने उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कि यदि a बराबर 0 है और b बराबर 0 है तो a क्रॉस b 0 होगा कि नहीं होगा? इसके लिए 3 स्थितियां होंगी। यदि a बराबर 0 है, b बराबर 0 है तो a क्रॉस b बराबर 0। यदि a बराबर 0 है तो इनका जो परिमाण होगा वो भी 0 होगा, और लिखा है b बराबर 0 तो जो इसका भी परिमाण होगा वो भी 0 होगा। अब अगर a क्रॉस b बराबर 0 है तो कौन कौन सी स्थिति संभव हो सकती है? a क्रॉस b बराबर 0 है तो क्या इसका विलोम भी सत्य होगा? विलोम भी सत्य होने का मतलब अगर a डज नॉट 0 हो और b डज नॉट 0 हो तब भी क्या कह रहा है? a बराबर 0 और b बराबर 0 हो तो a क्रॉस b 0 होगा। लेकिन आपसे कह रहा है कि यदि a डज नॉट 0 हो, b डज नॉट 0 हो तो क्या तब भी a क्रॉस b इक्वल टू 0 होगा? a क्रॉस b 0 होगा क्योंकि हम जानते हैं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू a और ये b और ये होता है साइन थीटा। अब अगर a और b 0 नहीं है, a और b 0 नहीं है, फिर भी यदि थीटा इज इक्वल टू 0 है, यदि थीटा इज इक्वल टू 0 है फिर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल 0 होगा। थीटा अगर 0 है तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब कहने का मतलब है कि इनका जो विलोम है वो सत्य है या नहीं है? सत्य नहीं है, ये पता करना है। तो वेक्टर a 0 वेक्टर b 0 तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b 0 होगा। विलोम अगर सत्य है तो क्या ये सही है? अगर वेक्टर a बराबर मान लेते हैं, वेक्टर a बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k कैप, तो इनका परिमाण जो होगा वो आ जाएगा रूट का a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डज नॉट 0। अब यदि b मान लेते हैं, b बराबर p वेक्टर a, b बराबर p वेक्टर a, तो b बराबर p वेक्टर है तो p1i प्लस p2j प्लस pa3k के बराबर होगा। वेक्टर b जब निकालेंगे तो ये हमारे पास परिमाण हो जाएगा p स्क्वायर, ये बाहर सिर्फ p आ जाएगा, में आ जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर डज नॉट 0। अब अगर ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 के बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 तो लिखा ही है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 लिखा ही है। तो वेक्टर a क्रॉस p वेक्टर b इज इक्वल टू ये 0 होगा। p बाहर निकाल दें तो p होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 होगा। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 तो हुआ, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 तो हुआ। तो ये सवाल हो गया। इसमें कह रहा था कि क्या इसके कथन सत्य हैं, तो पूछ रहा है क्या ये सत्य है, क्या अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए और क्या ये सत्य है ये हमें बताना था। तो हमें एक दिखाई दिया कि हम अगर ले लेते हैं कॉमन और यहाँ से a और b के मान लिख के हल करते हैं तो फिर हमें क्या होगा, इनमें होगा यह कि इनमें नहीं होगा, इनके जो व्युत्क्रम होंगे वो
असत्य हैं या जो इनका विलोम होगा वो असत्य है किसी शून्योत्तर सदिश के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इनके शीर्ष। ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी। कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष 1 1 और 2 हैं। ये 1 1 और ये 2 है। फिर कह रहा है बी 2 3 और 5 है और सी 1 5 5 है। 1 5 और 5 है, 5 है। कह रहा है इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है, अगर ये पूरा हम निकालना, यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं, फिर इनका मान निकाल लेते हैं और दोनों का आधा कर देते, गुणा करके आधा कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं बी ए। जब बी ए लिखेंगे तो क्या होगा? बी ए लिखेंगे तो बी ए लिखेंगे तो फिर इसमें से ये मान घटेगा, इसमें से ये मान घटेगा। तो यहाँ लिख लेंगे वेक्टर ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये बी ए आ जाएगा और जब बी ए आएगा तो ए का मान 1 है और ये 2 घटेगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का, हम इसे थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, आई प्लस जे प्लस 2 के बन जाएगा। ये नीचे वाला जो है ये बन जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5 के बन जाएगा और ये बन जाएगा i प्लस 5j प्लस 5 के बन जाएगा। a का मान है i प्लस j प्लस 2 के माइनस b का मान है 2i प्लस 2i माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 3j और माइनस 5 के। तो ये आ गया बी ए बराबर, ये घटेगा तो माइनस का i, ये आ जाएगा माइनस का 2j और माइनस का 3k। ये बी ए का मान मिल गया। अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी, जब बी सी निकालेंगे तो सी माइनस बी बराबर सी का मान आई प्लस 5j प्लस 5 के हो जाएगा माइनस, जब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो बी वाला सारा माइनस हो जाएगा। तो 2i माइनस 3j और माइनस 5 के हो जाएगा। यहाँ से हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आई की जो वैल्यू होगी ये घट जाएगा तो माइनस आई माइनस आई और ये आ जाएगा प्लस का 2j और ये आ जाएगा 0। तो ये माइनस है और ये प्लस है, ख़त्म हो गया। तो ये आ गया बी सी। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल 1/2 लिख लेंगे ए बी क्रॉस बी ए क्रॉस बी सी, तो ये आ जाएगा 1/2 बी ए यहाँ लिख लेंगे आई जे और ये हो गया के, बी ए माइनस आई -1 -2
-3 और BC -1 और प्लस का 2 और ये आ जाएगा 0। हल कर लेते हैं इसको। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वन बाई टू आई के लिए क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 3 दूना का 6 माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ आ जाएगा 6i माइनस, ये जे होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -3j और ये होगा प्लस, तो ये 2 1 2 -2 माइनस 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 हो गया और ये 2 और ये हो जाएगा k। तो 1/2 6i माइनस 3j माइनस 4k। अब इनका जब परिमाण निकालेंगे तो परिमाण कितना होगा, 1/2 रूट में 36 और प्लस का 9 और प्लस का 16 जोड़ दीजिए। जब जोड़ेंगे ये जो मान निकल रहा है वो 1/2 BA क्रॉस BC निकल रहा है। तो 1/2 यहाँ लिख देंगे 1/2 रूट का 16 और 9 25, तो 36 प्लस 25, तो 6 और 5 11, ये लिख देंगे 1/2, ये आ गया 6 5 11 को 1 आ गया 3 और 2 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल होगा 1/2 BA क्रॉस BC इज इक्वल टू 1/2 करड़ी में 61 आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, जो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा, ये a बराबर आपको दिया है i माइनस जे प्लस 3 के, i माइनस जे प्लस 3 के, और b बराबर दिया है 2i माइनस 7j और प्लस का k। कह रहे इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, परिमाण होता है। तो पहले वेक्टर a क्रॉस b निकाल लेते हैं, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, तो ये आ जाएगा i j k, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 और ये 3, ये 2 माइनस 7 और ये k, 2 माइनस 7 और ये 1। तो i, अब i की वैल्यू लिखेंगे तो ये -1 होगा और ये 7 का 21 होगा, और 21 होगा, ये माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, माइनस होता है जे लिख लीजिए, जे का मान लिखेंगे तो 1 में 1 का गुणा होगा, ये 1 आएगा, ये होगा -6
प्लस लिख लीजिए, के लिख लीजिए। जब के लिखेंगे तो ये आ जाएगा -7 और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2, तो ये आई बराबर आई, ये आ जाएगा 20, तो 20i माइनस, ये -5 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 प्लस हो जाएगा और ये 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, माइनस का 5 बचेगा और ये बच जाएगा -5 का के। तो ये हमारा मान निकल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। अब अगर इनका हम परिमाण निकाला है, परिमाण जो होगा वो होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर रूट में 20 का, जो 20 का होगा तो 20 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 450 हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हैं 9 पचे 45 गुणे 10, 9 पचे, ये 9 पचे का 45 हो जाएगा और 45 में 10 से गुणा करेंगे इतना हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं इसको, फिर इसको लिख लें 9 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5, ये 5 ये 5, एक 5 बाहर आ गया, गुणे 9 का वर्गमूल लेंगे तो ये 3 बाहर आ गया, बचा ये रूट का 2, तो 5 तिहाई का 15 रूट 2। तो जो इस समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा वो 15 करड़ी में 2 आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मान लीजिए ए और बी इस प्रकार है कि, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा मान लीजिए कि ए और बी इस प्रकार है कि परिमाण वेक्टर ए इक्वल 3 और बी बराबर रूट में 2/3, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। कह रहा है ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब ए क्रॉस बी का जो मान है वो 1 है। तो ए और बी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमें जो ज्ञात करना है वो थीटा ज्ञात करना है। हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है? थीटा। तो हम जानते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर परिमाण ए परिमाण बी और यह आएगा साइन थीटा। तो इनका भी परिमाण निकालेंगे तो इसका जो मान है वो 1 दे रखा है बराबर, ये लिखा है 3 और इसकी जो वैल्यू है वो दे रखी है रूट में 3/2 और ये हो गया साइन थीटा। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 1/2 45 का मान होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 या π/4। तो थीटा का जो मान होगा वो π/4 होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का एक आयत के शीर्ष ए बी सी और डी जिनके स्थित सदिश क्रमशः, ये एक आयत है ए बी सी और डी, ये एक आयत हो गया। इनमें ए के माइनस आई, ये माइनस आई प्लस 1/2 और प्लस 4k है। बी आई प्लस 1/2 आई प्लस 1/2 प्लस 4k है। सी आई माइनस 1/2 आई माइनस 1/2 प्लस 4k है। और डी माइनस आई माइनस 1/2 और प्लस का 4k है। तो क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल बताना है तो हम इनका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लिखेंगे, क्षेत्रफल जो होगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। आयत ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आ जाएगा ए डी गुणे ए बी, ए डी गुणे ए बी निकाल देंगे, इनका परिमाण निकाल देंगे तो हमें इनका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो पहले ए डी निकाल लेते हैं। तो ए डी जब लिखेंगे तो वेक्टर डी माइनस ए बराबर डी का मान है माइनस आई माइनस 1/2 और प्लस का 4k, बीच में माइनस है, माइनस लिख लीजिए। ये माइनस और माइनस ये प्लस बन जाएगा आई, ये माइनस प्लस है और ये माइनस है तो माइनस 1/2 और माइनस 4k, ये हो जाएगा। ये और ये माइनस है और ये प्लस है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस होगा माइनस 1/2 माइनस 1/2 सिर्फ 1 बन जाएगा तो आ जाएगा -j, और ये खत्म हो जाएंगे तो ये बच जाएगा 0। यहाँ जो आया मान आया वो सिर्फ -j आया। और अब ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा ए बी, तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, बी का मान है आई प्लस 1/2 प्लस का 4k, माइनस लिखा है, माइनस से अंदर गुणा होगा तो सारा चिन्ह बदल जाएगा। तो ये प्लस का आई माइनस का 1/2 और माइनस का 4k। अब यहाँ क्या होगा, ये आई और आई 2i, ये माइनस है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी खत्म हो गया, और ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी खत्म हो गया। तो हमारा जो ए बी का मान आया, ए की बी का मान आ गया 2i। अब इनका परिमाण निकाल दें अगर तो ये होगा सिर्फ 1, यानी यहाँ आ जाएगा 1, और इनका जो होगा वो होगा 2 का स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे 4 = 2। अब हम जब परिमाण निकालेंगे तो ए डी क्रॉस ए बी, ए डी का परिमाण 1 है, ए डी क्रॉस ए बी, तो ए डी का मान जो है वो 1 है, और क्रॉस ए बी का मान 2 है, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसका क्षेत्रफल आ गया 2। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका।
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इससे लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि इसका लाभ अन्य लोग भी ले सकें। धन्यवाद।